हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा J-10 फाइटर जो हैं वो आज इंडक्ट किए गए हैं और करीबन 6 एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा रिसीव किए गए हैं। तो फोटोज़ भी यहाँ पर रिलीज़ करी गई हैं और पूरी एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में भी एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया गया है, जिसमें 4 PL-15E मिसाइल हैं और 2 PL-10E मिसाइल्स हैं। साथ ही साथ 3 ड्रॉप टैंक्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि जो एयरक्राफ्ट इनके द्वारा रिसीव किया गया है ये J-10CE है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स द्वारा कंफर्म किया गया है। तो जो रूमर्स चल रहे थे, तो जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स द्वारा रूमर्स चलाए जा रहे थे कि जो पाकिस्तान को J-10 मिलने वाला है वो एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड का नहीं होगा, बल्कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स ऑपरेट करती है उसी लेवल का होगा, उसको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाती है और क्लियरली ये चीज़ मेंशन है कि ये J-10C का एक्सपोर्ट वर्जन ही है। तो काफ़ी क्लियर फोटोज़ जो हैं वो बाहर आ गई हैं J-10 की। और अगर विजिबल चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजिबल चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। कुछ एंटीना माउंटिंग्स हैं। चाइनीज़ J-10 के कंपैरिजन में यहाँ पर एयरक्राफ्ट की स्पाइन में एक ही एंटीना माउंटिंग है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी है। और दूसरे बड़े विजिबल चेंज की बात करें तो पाकिस्तान के J-10 में आपको इंजन यहाँ पर डिफरेंट दिखेगा। चाइनीज़ J-10 जो है वो रशियन AL-31 के एक वेरिएंट को यूज़ करते हैं, वहीं पर जो पाकिस्तान ने अपने J-10 रिसीव किए हैं वो चाइनीज़ WS-10 इंजन के साथ आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े विजिबल चेंजेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन इंटरनली डेफिनेटली यहाँ पर होंगे। तो चाइनीज़ J-10C के कंपैरिजन में कैपेबिलिटी को यहाँ पर लिमिट किया गया होगा। और जो एंटीना में हम चेंजेस देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर पाकिस्तान का खुद का लिंक 17 डेटा लिंक जो है वो इंस्टॉल किया गया हो। तो JF-17 के साथ हम यहाँ पर सीमलेस डेटा ट्रांसफ़र एक्सपेक्ट कर सकते हैं। F-16 के साथ इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में परेशानी होगी, पर JF-17 के साथ ये ज़्यादा बेटर जाएगा। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो F-16 है वो अमेरिकन लिंक 16 डेटा लिंक को यूज़ करते हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी अपना लिंक 17 डेटा लिंक यूज़ कर रहे हैं। तो वो सिक्योर्ड और सीमलेस डेटा ट्रांसफ़र जो है वो इन दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पॉसिबल नहीं होगा। पर फिर भी ये एक अच्छी शुरुआत है। इस पर और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अपने प्रमोशनल पार्टनर का एक मैसेज जो है उसको देख लेते हैं। अगर आप NDA की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी फाइनल प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी द्वारा लाया गया है डिफेंस विजय पथ NDA 1 2022, जिसके अंतर्गत आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। पहला अंतिम अभ्यास NDA 1 2022 के अंतर्गत है, जिसमें फ्री में स्पेशल क्लासेस जो हैं वो चलाई जाएंगी और ये मार्च 11 से मार्च 24 तक चलेगा। और जो प्रैक्टिस बैच होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का, वो मार्च 25 से अप्रैल 7 तक चलेगा। उसके बाद रणनीति NDA 1 2022 की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस होगी, जो कि मार्च 13 को होगी। उसके बाद परीक्षण NDA 1 2022 के अंतर्गत एक मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उसको क्रैक करने पर आपको 20 लाख तक के रिवॉर्ड मिल सकते हैं और 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। ये मार्च 27 को होगा। फिर आप आकांक्षा NDA टॉपर सेमिनार में भी पार्ट ले सकते हैं, जो कि मार्च 13, 20, 27 और अप्रैल 3 को कराई जाएगी। फिर उसके बाद अप्रैल 10 को जीत NDA 1 2022 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम है उसका पेपर एनालिसिस होगा। तो इस पूरे प्रोग्राम में जो अनअकैडमी के बेस्ट टीचर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। और अगर आप NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फाइनल टच उसे देना चाहते हैं, चीज़ों को और बेटर करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसमें आज से ही आप फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आपको मिलेगा हमारा रेफरल कोड, जो कि मैट्रिक्स 10 है। यूज़ करने पर आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इनके किसी भी प्लान पर। तो आपकी तैयारी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो J-10 फाइटर हैं उनको ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया है अपनी सर्विस में और उन एयरक्राफ्ट को डिस्प्ले किया है अपने पूरे एयर टू एयर वेपन लोड के साथ, जहां पर 4 PL-15 मिसाइल कैरी करी गई हैं और 2 PL-10 मिसाइल हैं 3 ड्रॉप टैंक के साथ। ये बात भी यहाँ पर हम क्लियर कर दें कि ये दोनों मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट वर्जन है। इवन जो एयरक्राफ्ट है वो भी एक एक्सपोर्ट वर्जन है, जैसा कि ग्लोबल टाइम्स द्वारा क्लियर किया गया है। तो एक्चुअली इन एयरक्राफ्ट का जो इंडक्शन है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को मजबूत करेगा। रफाल के आने के बाद से जो PVR कॉम्बैट है उसमें इंडियन एयरफोर्स को एक एज मिला था मीटियोर मिसाइल की वजह से, पर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स में J-10 के शामिल होने के बाद से अब उनके पास 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि AESA रडार के साथ हैं। ऑल्दो इंडियन एयरफोर्स के भी 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसमें AESA रडार है। पहला रफाल है, दूसरा जैगुआर डारिन 3 है। पर टेक्निकली जो जैगुआर डारिन 3 है वो ग्राउंड अटैक का एयरक्राफ्ट है। तो फिलहाल के लिए उनके पास एक एज है
कि 2 प्लेटफॉर्म उनके AESA रडार के साथ हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन रडार है। साथ ही जो PL-15 मिसाइल है, एक्सपोर्ट वर्जन की ही क्यों ना बात करें, वो 140 किलोमीटर तक की रेंज मैक्सिमम देती है। ऑल्दो मीटियोर यहाँ पर फिर भी बेटर है क्योंकि वो एक रैमजेट मोटर को यूज़ करती है, जिसकी वजह से वो अपने पूरे पाथ में अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है और एंड गेम में ज़्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक कर सकती है। वहीं पर PL-15 की बात करें तो PL-15 डेफिनेटली यहाँ पर आपको रेंज दे देती है, पर वो अपने पूरे फ्लाइट पाथ पे अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपको नो एस्केप जोन जो है वो मीटियोर का ज़्यादा बेटर मिल जाएगा PL-15 के कंपैरिजन में। पर PL-15 की वजह से जो गैप पहले बन गया था उसको कम करने में यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो सक्सेसफुल हुई है। तो इंडियन एयरफोर्स के कई प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में ये एयरक्राफ्ट जो है वो टेक्नोलॉजिकली थोड़ा बेटर पड़ेगा, जिसमें हम इसे MiG-29 से बेटर बोल सकते हैं, मिराज 2000 से बेटर बोल सकते हैं, तेजस से बेटर बोल सकते हैं। पर अगर Su-30 MKI की बात करेंगे तो डिपेंड करेगा कि इस एयरक्राफ्ट की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी कैसी है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल जो है वो बाहर नहीं है, तो वहाँ पर हम अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी रफाल जो है कैपेबिलिटी वाइज इस एयरक्राफ्ट से बेटर है। तो जैगुआर को अगर हम यहाँ पर इग्नोर करें क्योंकि वो ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, तो इंडियन एयरफोर्स का दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि AESA रडार के साथ आएगा वो तेजस Mark 1A होगा, जो कि 2025 में यानी कि अब से 3 साल बाद इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान को कम से कम उनका ड्यू क्रेडिट जो है वो देना चाहिए कि कम से कम मिलिट्री के मामले में वो अपनी कैपेबिलिटी से जल्दी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और अपनी हद में जितना हो सकता है उसको वहाँ पर पुश करते हैं। वहीं पर हमारे यहाँ डेफिनेटली टाइम लगता है पर चीज़ें जो हैं वो बेटर आती हैं, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी गैप की बात करते हैं तो टाइम की कीमत है। तो यहाँ डेफिनेटली हमें काम करना चाहिए और जो हमारे पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं उनको समय पर ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो टाइम चल रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का चल रहा है और बहुत ज़रूरी है कि जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी हो हमारे प्लेटफॉर्म्स की वो एनिमी से बेटर हो। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ किया जाए इवन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म में भी। तो पास्ट में हमसे कुछ गलतियां हुई जिसमें हमने मिराज के और MiG-29 के अपग्रेड में कुछ जल्दबाजी करी, जहां पर थोड़ा वेट कर लिया गया होता या किसी थर्ड पार्टी सोर्स की मदद ली गई होती तो इन प्लेटफॉर्म्स में भी AESA रडार जो है वो लग सकता था, जिन पर अभी अपग्रेड करने की ज़रूरत जो है वो महसूस हो रही है। पर अब हम खुद ही इस कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहे हैं और हमारे द्वारा खुद ही AESA रडार बनाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एक्टिव जैमर्स भी बनाए जा रहे हैं और मिसाइल्स भी बनाई जा रही हैं जो कि PL-15 को काउंटर कर सकती हैं। तो ये काम अब खुद हमारे द्वारा किया जा सकता है। बाकी फिर से हम J-10 पर वापस आते हैं। तो इस बार J-10C के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को कैपेबिलिटी मिलेगी IRST सेंसर को यूज़ करने की, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स को यूज़ करने की, जो कि पैसिव ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म की, चाहे वो स्टेल्थी क्यों ना हो। तो J-10 को लेकर इनकी जो टैक्टिक्स है वो डेफिनेटली चेंज होगी और कम्प्लीटली इनके J-10 स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल होने में 1 से 1.5 साल का समय कम से कम लग जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट सबके लिए स्टैंडर्ड है। आई होप चीज़ें क्लियर हों। बाकी वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आया है। तो सुबह हमने एक वीडियो बनाया था जहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था कि DGISPR ने ये ब्लेम लगाया है कि इंडिया द्वारा एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल जो है वो पाकिस्तान की तरफ भेजा गया। तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिप्लाई आया है और ये बात एक्सेप्ट करी गई है कि ये इंसिडेंट हुआ था और रूटीन मेंटेनेंस के दौरान ये जो मिसाइल है वो गलती से फायर हो गई थी। ऑल्दो ये चीज़ एक्सेप्ट करी गई है पर ये कोई छोटी चीज़ नहीं है और इस पर हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठाई गई है। अगर मिसाइल में वॉरेड होता तो ये मामला और भी ज़्यादा खराब हो सकता था। इस पर डिटेल में बात करेंगे लेकिन एक सेपरेट वीडियो में।